जमाना, दिल छू लेने वाली कहानी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ऐसी क्यों निकलवा रही हो मेरे कमरे की? मैं वहीं गर्मी से मर जाऊंगी। नहीं माँ जी, अब कौन सी गर्मी पड़ती है? गर्मी तो आपके ज़माने में पड़ती थी, और लोगों के पास ना लाइट थी, ना पंखा था, ना एसी था। हाथ के पंखे से ही सब लोग काम चलाते थे। तो मैंने पूरे घर के लिए हाथ का पंखा मंगवा दिया है। पूरे घर की एसी निकलवा रही हूँ, कूलर भी पैक करवा रही हूँ। बहू कविता के मुंह से इतना सुनते ही निर्मला जी मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। कहाँ से मैंने बहू के सामने पहले जमाने की बातें छेड़ दी? मुझे नहीं पता था ये मुझे इतना रुला देगी। असल में एक दिन कविता के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो उसका पति संदीप खाना बना रहा था। इतना देखते ही निर्मला जी संदीप के ऊपर भड़क जाती हैं। अरे बेटा, तू खाना क्यों बना रहा है? बहू क्या कर रही है? माँ, उसके सर में तेज दर्द है, शायद गर्मी की वजह से हो सकता है। पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई है। गर्मी भी तो ऐसी पड़ रही है, ऊपर से घर का सारा काम। आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए बोल दिया। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी गर्मी लग रही है, कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है तूने अपनी पत्नी को। कौन सा काम करती है पूरे दिन? घर में हर जगह एसी लगवा रखी है, एक किचन ही तो है जिसमें एसी नहीं है। तेरा बस चले तो तू पत्नी के मुंह में किचन में भी एसी लगवा दे। किचन की गर्मी वह सह नहीं पा रही है। इतनी भी कौन सी गर्मी है? कुकर में दाल चावल चढ़ा दिया, सब्जी में तड़का लगा दिया, गैस कम करके ढक दिया, घूमने टहलने मोबाइल देखते देखते खाना बना जाता है, उसी में गर्मी लगी जा रही है भैया। ना खाने का टेस्ट होता है ना कुछ, बस गर्मी लग जाती है। हमसे पूछो, हमने देखी है गर्मी। हमारे ज़माने में आग जलाते थे, पतीले में मिट्टी लगाते थे, फिर घड़ी को देख 1 घंटे तो हम दाल पकाते थे। आग के सामने बैठकर सारा खाना बनाना होता था। हमारे तो सर में कभी दर्द ना हुआ। जितनी सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। उस समय के खाने में टेस्ट भी होता था, और अब नखरे हो गए हैं। कविता सब कुछ अपने कमरे में ही लेटी लेटी सुनती जा रही थी। आए दिन निर्मला जी के यही ताने होते थे, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वह होता था। उनके कहने के हिसाब से अब के ज़माने में इतनी सुख सुविधा है कि काम तो कुछ रह ही नहीं गया है, सब कुछ यूं ही हो जाता है। फिलहाल तो माँ की बात को अनसुना करते हुए संदीप चुपचाप अपने कमरे में जाता है और अपने सारे गंदे कपड़े निकाल धोबी को देने जाता है। तभी दोबारा से फिर उसे निर्मला जी टोक देती हैं। अरे बेटा, तू तो अपनी बीवी से भी 2 कदम आगे निकल गया। थोड़ा सा सर दर्द क्या हुआ, तूने तो सारी जिम्मेदारी ही संभाल लिया। अब क्या मैडम मशीन में कपड़े भी नहीं धो सकती हैं? उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मशीन है, कपड़े डालो, बटन घुमाओ, घर करके कपड़े धुल जाते हैं। आप क्या उतना भी नहीं कर सकती है? कविता के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। ये सब वह जब भी बीमार पड़ती थी तब निर्मला जी ऐसे ही घर में तांडव करती थी। खुद तो कोई मदद करती नहीं थी। उसकी बीमारी में भी कभी उन्होंने एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया है। बीमार होते ही बहू के अंदर इतनी कमियां निकालने लगती, उसकी बीमारी को नखरा बताने लगती थी। सास के ताने सुन सुनकर आखिरकार गुस्से में कविता उठकर आई और संदीप के हाथ से सारे कपड़े लेते हुए बोली, संदीप रहने दो, कोई कपड़ा धोबी के यहाँ नहीं जाएगा, सारे कपड़े यहीं रख दो। अभी देखो कैसे सारे कपड़े जादू से उड़कर मशीन में चले जाएंगे। प्लग भी लग जाएगा, सर्फ भी मशीन में चला जाएगा, पाइप भी लग जाएगा और पानी भी चालू हो जाएगा। और तो और कपड़े धोकर बाहर भी निकल जाएंगे। मशीन ही कपड़े सुखाने के लिए डाल भी देगी। बस तुम बैठे बैठे देखना, अभी एक एक करके सारे कपड़े धुल जाएंगे। कविता की बात सुन संदीप हंसने लगा, तो निर्मला जी को बहुत ही बुरा लगा। बड़ा ही टेढ़ा बोलते हुए उन्होंने कविता से कहा, बहू गलत क्या कहा मैंने? सही तो कह रही, जितनी ही सुख सुविधा है उतनी ही तकलीफें होती जा रही हैं। सास की बात सुन कविता कहती है, तो ठीक है माँ जी, एक काम करते हैं, हम आपके ज़माने में चलते हैं। हम दुनिया से हटके काम करेंगे आज से, बल्कि अभी से हम आपके ज़माने में चलते हैं। कहते हुए उसने तुरंत फ़ोन उठाया और एसी वाले को बुलाकर सारे कमरों की एसी निकलवाने लगी। तो निर्मला जी चिल्लाने लगी, अरे बहू ऐसा क्यों कर रही है? इतनी गर्मी में मुझे नींद नहीं आएगी। ये क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? माँ जी, अब सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, जैसा आप चाहती है शुरुआत ऐसी ही से ही करूँगी।
वैसे भी इस जमाने में गर्मी कौन सी पड़ रही, गर्मी तो आपके जमाने में पड़ती थी। तो जब आप अपना जमाना झेल चुकी हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने सबके लिए हाथ के पंखे मंगवा दिए हैं, सब हाथ के पंखे लेकर चलो। ना एसी चलेगा, ना कूलर चलेगा, ना ही पंखा चलेगा। कहते हुए कविता ने सारे कमरों की एसी निकलवा दी, कूलर पैक करवा दिया, यहाँ तक कि लाइट भी उसने लिपिंग में ही घर में रखा था। 24 घंटे में 6 से 7 घंटे ही लाइट रखती थी, बाकी जाकर वह स्विच ऑफ कर देती। संदीप कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की हरकतों से परेशान हो गया था। वे हर छोटी छोटी बातों में अपने ज़माने में पहुंच जाया करती थी। बहू की हरकतें देख निर्मला जी संदीप से कहती, अरे बेटा देख ले, अब बुढ़ापे में यही सब झेलना पड़ेगा। एसी निकलवा दिया इसने और तू खड़े खड़े देख रहा है। माँ सही तो कह रही है, इस जमाने से आपको बहुत तकलीफ है, इसलिए हम सब आपके ज़माने में ही चलते हैं, उसी के हिसाब से रहेंगे। एसी बंद हो गया, कूलर बंद हो गया, पंखा भी 24 घंटे में मुश्किल से 6 से 7 घंटे ही चल पाएगा। उसमें भी कविता बीच बीच में लाइट काट देती थी। अब गर्मी से निर्मला जी का हाल बेहाल हुआ था। एक तो बीमारी का शरीर, दवाइयों की गर्मी, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उसमें भी एसी बंद, कूलर बंद, हाथ का पंखा कितना चलाएं, हाथ दर्द करने लगता है। अपनी तकलीफ को निर्मला जी अपनी बेटी को फ़ोन पर लगातार सुनाई जा रही थी। क्या करूं बेटा, नसीब खराब है, ऐसी डायन आई है, मुंह से कुछ निकलता है तुरंत लपक लेती है, बवाल कर देती है। इस बात को लेकर क्या गलत बोला मैंने, अब तू ही बता। नहीं माँ, ये सब कुछ तो भैया का किरा कराया है, उन्होंने ही तो भाभी को इतना सर पर चढ़ा रखा है। ननंद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। कविता ने जब देखा कि निर्मला जी उसकी शिकायत बेटी से कर रही है, तो तुरंत ही निर्मला जी के पास जाकर फ़ोन लेते हुए कहती है, दीदी अभी आपको जितना भी बातें करना है जी भर के कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद से हम ये फ़ोन नहीं चलाएंगे। ये क्या बकवास कर रही हो बहू, फ़ोन क्यों नहीं चलाएंगे हम? भाभी आपका दिमाग तो ठीक है, फ़ोन नहीं चलेगा तो हालचाल कैसे मिलेगा? चिट्ठी से दीदी, चिट्ठी से। भाभी आप पागल तो नहीं हो रही हो? अब के ज़माने में चिट्ठी कहाँ चलती है? पता है दीदी मुझे कि ज़माना बहुत आगे निकल गया, लेकिन ज़माने में घुसने के लिए आपकी माँ ही तो कह रही हैं, इसलिए चिट्ठी आपको कैसी भेजनी है आप देख लो, लेकिन फ़ोन तो अब बंद होगा ही होगा। अब निर्मला जी के हाथ से उसका फ़ोन भी छिन गया था। खाना बनाने की बारी आई। 6 बजे से कविता ने मिट्टी का चूल्हा बनाकर पतीले में मिट्टी लगाकर आग पर चढ़ा दिया। आग जलाए ना जले, जितनी भी प्लास्टिक मिली, पेपर मिले, लकड़ियां ढूंढ के लाई, सब फूंक दिया। पूरा घर धुएं से भर गया, लेकिन आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी कविता लगी रही। पतीले की दाल 6 बजे से बनते बनते 8 बज गए, अभी तक दाल भी नहीं बन पाई। पूरा घर धुआं धुआं हो गया। तो निर्मला जी भागते हुए आई और कविता पर चिल्लाते हुए बोल पड़ी, बहू ये क्या तरीका है, पूरे घर में धुआं भर दिया है तुमने, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं क्या करूं माँ जी, मैं 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, आग जल ही नहीं रही है, जल जाती है फिर बुझ जाती है। एक बार आप सही से लगा दीजिए ना, मुझे तो आता नहीं है। बहू बस करो, बहुत हो गया, जाओ जाकर शांति से गैस पर खाना बनाओ। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, गैस पर खाना क्यों बनेगा, उसे खाने में स्वाद नहीं होता है, खाने का स्वाद तो आग के चूल्हे पर आएगा। आप बस आग जला दीजिए, मैं आज खाना बनाकर ही रहूँगी, दाल बस होने ही वाली है। निर्मला जी ने घड़ी देखा, 8 बज रहे थे, 9 बजे तक उन्हें खाना चाहिए होता है। निर्मला जी ने मन ही मन में सोचा कि अब जब 3 घंटे में इसकी दाल बन पाई है, तो रोटी सब्जी चावल कैसे बनाएगी, ये तो पूरी रात ही निकाल देगी इसमें, और मेरी दवाई मेरा खाना सब कुछ रह जाएगा। ठंडी हवा से तो दूर कर ही दिया इसने, लाइट कम होने के चलते ठंडा पानी भी मुश्किल है मिलना, मोबाइल भी ले लिया, और अब ये खाना, अगर खाना भी ना मिलेगा तो यह तो पुराने ज़माने के नाम पर मुझसे बदला निकाल रही है। निर्मला जी ने कितनी बार कहा कविता से, बहू छोड़ो ना ये सब कुछ, खाना गैस पर ही बना लो, लेकिन कविता भी अपनी ही जिद पर थी। नहीं माँ जी, आप चिंता मत करिए, बस खाना 1 घंटे के अंदर में बन जाएगा। लेकिन 1 घंटा उसका 10 बजे तक नहीं हुआ। अब निर्मला जी अपने दिल की बात कहे तो किसे कहे। कविता ने फ़ोन भी तो लेकर रख लिया था, ना खुद अपनी माँ से बात करती थी और ना ही निर्मला जी को उनकी बेटी से बात करने देती थी। संदीप भी आ गया, वह भी जाकर कविता के पास बैठ गया, आग जलाने की कोशिश करने लगा। पूरा घर धुएं से भर गया था, सब खांसे जा रहे थे, लेकिन फिर भी कविता चूल्हे पर खाना बनाने में बिजी थी।
ना बेटा सुनने वाला था ना बहू सुनने वाली थी। एक तो इतनी भीषण गर्मी, ऊपर से धुआं, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ना लाइट है ना पंखा है, ठंडा पानी तक पीने को नहीं मिल रहा था। निर्मला जी बुरी तरह से परेशान हो गई थी। ऐसे में तो 2 दिन भी काटना मुश्किल था। आखिरकार हार गई निर्मला जी और बाल्टी का पानी उठाकर चूल्हे के ऊपर फेंक दिया और खींचते हुए बोली, बस करो बहू, बस करो, मैं हार गई, तू ही जीत जा। अब जा, जल्दी जाकर गैस पर खाना बना, मैं दवाई खाने के लिए लेट हो रही हूँ, भूख भी लगी है। सबसे पहले घर की लाइट ऑन कर और एसी वाले को बुलाकर सभी एसी फिट करा। इतना सुनते ही मुस्कुरा पड़ी कविता। अनजान बनते हुए बोली, क्या हुआ माँ जी, अभी तो एक ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी आपको समझ आ गई बातें। जिसकी तेरी जैसी बहू रहेगी ना, वह समझ ही जाएगी बहू। आप ज़्यादा मुंह मत खुलवा, जा, जैसे काम करती थी वैसे ही काम कर। माँ जी, बात मुंह खुलवाने की नहीं है, बात समय की है। आपके ज़माने में जो था, आप लोग उसी के हिसाब से थे, माहौल उसी के हिसाब से था। धीरे धीरे समय बदलता गया, माहौल बदलता गया, लोग इस माहौल में ढलते चले गए। लेकिन अफसोस कि आप जैसे ही कुछ लोग अभी भी उसी ज़माने को याद करके बहू को दिन भर कोसती रहती हैं। माँ जी, ज़माने के हिसाब से बदलना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसी वैसी ही मेरी बेटी और बहू भी रहेगी। बहू की बातें सुन निर्मला जी ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कहीं ना कहीं उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि समय की तुलना नहीं की जा सकती है। कविता ने इतना जो काम धाम फैलाया था, उससे तो भले ही इतना सारा नुकसान हो गया, काम बढ़ गया, एसी को दोबारा फिट करवाना पड़ा, नुकसान तो हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि इन हरकतों के बाद निर्मला जी ने कभी भी कविता के सामने अपने ज़माने की तुलना नहीं की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।